दास्तान इश्क की भाग 27। अब तक आपने पढ़ा। आदित्य सबको राधिका पर हुए हमले की बात बताता है और कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ राघव और कावेरी की शादी हो जाती है। अब आगे। राघव और कावेरी की शादी होने के बाद बाकी की रस्में करके अगले 2 दिनों में सब रिश्तेदार चले गए। शीतल भी रूपाली से जाने की बात करती है, लेकिन वो उन्हें एक दिन और रुकने के लिए बोलती है और शीतल को बताती है कि कुल देवी के मंदिर जाकर सब लोग दर्शन कर ले, फिर आप चले जाना। शीतल देवेंद्र जी और आदित्य से बात करके रुकने के लिए मान जाती है। अगले दिन सब रेडी होकर मंदिर जाने के लिए तैयार थे। 2 घंटे का रास्ता था मंदिर का। जाने की और वहाँ रुकने की सारी व्यवस्था वीर प्रताप ने कर दी थी। लोग ज्यादा थे तो गाड़ियाँ भी 2 जा रही थी। गाड़ी में एक एक गार्ड था और बाकी गार्ड्स गाड़ियों के आगे पीछे सब एक साथ निकले। सब बड़े एक गाड़ी में थे और बाकी सबको एक में। सब अपने अपने पार्टनर के साथ बैठे थे। भुवन आदित्य वाली गाड़ी चला रहा था और दूसरी वाली गाड़ी से आगे था। दूसरी गाड़ी किशन चला रहा था। करीब 1 घंटा हो गया था उनको निकले हुए। सब बातें करते हुए चले जा रहे थे। अचानक भुवन की आगे वाली गाड़ी की रफ्तार कम हो गई। भुवन ने अपने फोन से आगे वाली गाड़ी चला रहे गार्ड से पूछा, क्या हुआ? गाड़ी की स्पीड कम क्यों कर दी? आगे वाली गाड़ी चला रहे गार्ड ने कहा, सर कोई एक्सीडेंट हुआ है और पूरी सड़क पर लोग खड़े हैं। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट का नाम सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। भुवन ने किशन को फोन करके बताया और किशन को बोला कि बाकी आने वाली गाड़ियों में जो गार्ड्स हैं उन्हें भी बता दो। सब ने अपनी गाड़ी की स्पीड कम की और एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर गाड़ियां खड़ी हो गईं। भुवन ने किशन से कहा, बोलो किसी को देखने को कि क्या हुआ है। किशन ने एक गार्ड को बाहर देखने के लिए बोला। वो गार्ड देखने गया तो बोला, एक्सीडेंट हुआ है, उनको मदद चाहिए। किशन ने फोन करके भुवन को बताया। आदित्य ने सारी बात सुनकर कहा, बोलो गार्ड्स को मदद करने के लिए। आगे वाली गाड़ी के गार्ड्स निकले और जैसे ही वो जाने लगे उनकी गाड़ी के नीचे से धुआं निकलने लगा। उनमें से एक गार्ड गाड़ी के नीचे देखने के लिए झुका तो वहीं नीचे गिर गया। अब तक वो धुआं गाड़ी के चारों तरफ फैल गया। एक एक करके सारे गार्ड्स आगे वाली गाड़ी के नीचे गिर गए। भुवन ने और बाकी सब ने ये देखा तो समझ गए ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमला हुआ है। भुवन ने किशन को पीछे वाली गाड़ी में बैठे हुए गार्ड्स को बाहर ना निकलने के लिए बोला, लेकिन उससे पहले ही बाकी गार्ड्स मदद करने के लिए बाहर निकल चुके थे। उनका भी वही हाल हुआ जो आगे वाली गाड़ी के गार्ड्स का हुआ। किशन की गाड़ी में बैठे हुए गार्ड ने उसे बताया कि सारे गार्ड नीचे गिरे हुए हैं। भुवन को सारी बात किशन ने बताई। धुआं थोड़ा कम हुआ तो सबने देखा 20-30 लोग हाथों में डंडे और हथियार लिए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। किशन की गाड़ी में उसके अलावा एक गार्ड वीर प्रताप जी, देवेंद्र जी, रूपाली और शीतल थे। आदित्य ने अपनी गाड़ी में बैठे हुए गार्ड को उनकी सुरक्षा करने के लिए बोला। राधिका ने आदित्य से कहा, कुंवर, यहाँ गाड़ी में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन राधिका, इन लोगों के पास हथियार हैं और हमारे पास कुछ नहीं, ऊपर से काका, काकी, माँ और ताऊ जी हैं। आदित्य ने कहा, इसीलिए तो और जरूरी है लड़ना कुंवर, वो एक गार्ड इन सबका सामना नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है भाभी ठीक कह रही है, हमें लड़ना पड़ेगा। राघव ने कहा, ठीक है। आदित्य ने कहा, अभी ये लोग कुछ दूर हैं, उतरो, वरना पास आ गए तो क्या पता गाड़ी के शीशे तोड़ दे। इस बार कावेरी बोली। तभी देवेंद्र जी का फोन राधिका के फोन पर आया। राधिका ने फोन उठाया। उधर से देवेंद्र जी ने कहा, लाडो, कौन है ये सब और गार्ड्स को क्या हुआ? पता नहीं ताऊ जी कौन है, हम लोग गाड़ी से उतर कर देखते हैं, फिर आपको बताएंगे। आप लोग कोई गाड़ी से मत उतरिएगा। ठीक है, लेकिन संभल कर, देवेंद्र जी ने कहा और फोन कट कर दिया। सब लोग गाड़ी के बाहर आ गए। तब तक वो लोग भी उनके पास आ गए। आदित्य और बाकी सबने देखा किसी के हाथ में डंडा, किसी के पास लोहे की रॉड, किसी के हाथ में लोहे की चैन थी। भुवन ने पूछा, कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए? इस तरह रास्ता रोकने का और ये सब करने का क्या मतलब है? उनमें से एक ने कहा, हम किसी को कुछ भी नहीं करेंगे, हमें बस ठकुराइन को दे दो, हम चले जाएंगे। उनकी बात सुनकर कावेरी ने राधिका की तरफ देखा और धीरे से कहा, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे राधिका कोई मंदिर का प्रसाद है कि दे दो और हम चले जाएंगे। उसकी बात पर लाजो मुंह दबाकर हंसने लगी। राघव ने कहा, और ना दे तो? उनमें से
जिसके हाथ में लोहे की रॉड थी वो उसे जमीन पर पटकते हुए बोला, फिर हम तुम सबको ऊपर पहुंचा देंगे। आदित्य ने कहा, भेजा किसने तुम्हें? उससे तुम्हें क्या मतलब? उस आदमी ने कहा। और किसने? विक्रम ने, राघव ने हंसते हुए कहा। भुवन ने कहा, देखो अगर जीना चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ, वरना सब मरोगे। चुप, हम तुमसे बहस करने नहीं आए हैं, हमें जो चाहिए वो लेने आए हैं। कहते हुए जिस आदमी के पास लोहे का डंडा था वो उसे घसीटता हुआ आगे बढ़ा। उसके साथ बाकी लोग भी आगे बढ़े। भुवन, आदित्य और राघव ने एक दूसरे की तरफ देखा। राधिका, कावेरी और लाजो भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राधिका ने कावेरी को इशारा किया। कावेरी ने उसका इशारा समझकर उसे आंखों ही आंखों में जवाब दिया। फिर उसने लाजो की तरफ देखा। लाजो ने भी उसके इशारे को समझकर आंखों से ही इशारा किया। वो लोग एक साथ बढ़े चले आ रहे थे। जैसे ही उस आदमी ने रॉड से आदित्य पर वार किया, आदित्य ने उसकी रॉड को पकड़ा और लात उसके पेट पर मारा। भुवन ने झुककर दूसरे आदमी के पैर पर मारा। वो भुवन के इस वार के लिए तैयार नहीं था। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसके पीछे जो आदमी था वो भी गिर पड़ा। राघव ने जल्दी से उस पीछे वाले आदमी के हाथ से लोहे का डंडा लिया और उसे पीटने लगा। भुवन ने आगे बढ़कर उसके हाथ से डंडा छीना और उसके सिर पर जोर से देकर मारा। वो आदमी वहीं बेहोश हो गया। अब तीनों के हाथ में हथियार थे। आदित्य ने सामने जो भी आ रहा था उसे वो पीट रहा था। एक आदमी ने उन सबको अपने आदमियों को पीटते हुए देखा तो उसने औरों का इशारा करके राधिका की तरफ जाने को बोला। राधिका, कावेरी और लाजो तो पहले से ही तैयार थी। जैसे ही वो आदमी राधिका के करीब पहुंचा, राधिका झुकी, उसने उसके पैर पर मारा। वो गिरा तो कावेरी ने उसके पेट पर लात मारी। लाजो ने उसके मुंह पर पास में पड़ा हुआ पत्थर उठाकर मारा। वो दर्द से चिल्लाया। राधिका ने दूसरे आदमी को डंडे से मारा। कावेरी और लाजो ने भी डंडे से सबको मारना शुरू किया। हर कोई लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग का मैदान है। इसी बीच एक आदमी ने पीछे से राधिका को धक्का दिया। राधिका जमीन पर गिर गई। कावेरी ने देखा तो जोर से चिल्लाई, राधिका! सब एकदम से रुक गए। उस आदमी ने राधिका के हाथ को पकड़ा और उसे खड़ा किया। सबने देखा राधिका के चेहरे पर चोट के निशान आ गए हैं। उस आदमी ने राधिका के हाथ को पीछे की तरफ किया और जोर से बोला, बस रुक जाओ सब, वरना ये हाथ तोड़ दूंगा मैं। सब रुक गए। राधिका की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसके माथे से खून आने लगा था। आदित्य उसकी तरफ बढ़ा तो उस आदमी ने कहा, ठाकुर साहब ये गलती मत करना, वरना अभी इनको जान से मार दूंगा मैं। वैसे भी हमें इनको मारने के लिए ही तो बोला है। आदित्य वहीं रुक गया। हाँ तो चलो अब सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, बहुत लड़ लिए, उस आदमी ने कहा। आदित्य, राघव, भुवन, कावेरी और लाजो सब एक तरफ आ गए। उस आदमी ने बोला, और कोई है तो आ जाओ। किशन गाड़ी में से सब देख रहा था। उसने वीर प्रताप जी को पुलिस को फोन करने के लिए बोला। दोनों गार्ड्स को वहीं छोड़कर वो धीरे से गाड़ी से उतरा और छुपते हुए आदित्य की गाड़ी की तरफ आया। भुवन की नजर उस पर गई। वो मन ही मन मुस्कुराया। किशन ने चारों तरफ देखा तो उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया और एक लोहे का डंडा। उसने देखा जहाँ राधिका है उसके पीछे बस वो आदमी खड़ा है और बाकी सब थोड़ा आगे खड़े हैं। किशन बिना कोई आवाज किए गाड़ी के पीछे आया जहाँ से वो आदमी साफ दिख रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए पत्थर को निशाना बनाकर उस आदमी को मारा। वो आदमी इस वार के लिए तैयार नहीं था। वो जब तक कुछ समझता, किशन ने फुर्ती से बाहर निकलकर उसको डंडे से मारा। उस आदमी ने राधिका का हाथ छोड़ा। इतना समय काफी था आदित्य और बाकी सबके लिए। उन्होंने वापस से सबको मारना शुरू किया। राधिका उस आदमी से छूटकर जमीन पर गिर गई। राघव ने आदित्य से कहा, आदि तुम भाभी को देखो। आदित्य राधिका की तरफ गया और उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया। उसने राधिका से पूछा, आप ठीक हैं? राधिका ने हाँ में गर्दन हिलाई। कई लोग जमीन पर गिर चुके थे। आदित्य ने देखा जिसने राधिका को मारा था वो किशन से लड़ रहा था। आदित्य ने लाजो को बुलाया और राधिका को देखने के लिए बोला। आदित्य उस आदमी की तरफ गया और उसको जोर से धक्का दिया। वो आदमी जमीन पर गिर गया। आदित्य ने पास में पड़ी हुई लोहे की चैन को अपने हाथ में लपेटा और उसे मारना शुरू किया। आदित्य ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई राधिका को हाथ लगाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
कहते हुए वो उसे मारे जा रहा था। तभी जीप की आवाज आई। पुलिस वहां आ गई थी। राघव ने देखा आदित्य उस आदमी को बुरी तरह मार रहा है। वो उसके पास गया और बोला, आदि छोड़ उसे, मर जाएगा वो। लेकिन आदित्य उसे मारे जा रहा था। तभी फायरिंग की आवाज हुई। पुलिस ने सभी लोगों को पकड़ लिया। राघव और भुवन ने आदित्य को पकड़कर उस आदमी से दूर किया। आदित्य बोला, छोड़ो मुझे, मैं इसे मार डालूंगा। आदि, पुलिस आ गई है, वो देख लेगी, तुम चलो और भाभी को देखो। राघव ने जब राधिका का नाम लिया तो आदित्य रुक गया। उसने अपने हाथ की चैन उतारकर फेंकी और राधिका के पास गया। तब तक एम्बुलेंस भी आ गई थी। राधिका को नर्स ने वार्ड बॉय की मदद से एम्बुलेंस में लिटाया। वीर प्रताप जी के साथ बाकी सब भी गाड़ी से उतरकर आ गए थे। देवेंद्र जी ने राधिका को देखा तो उनकी आंखों में नमी उतर आई। बाकी सबको भी चोट आई थी। वीर प्रताप जी ने कहा, अभी सब हॉस्पिटल चलो, बाकी बात बाद में करेंगे। सब हॉस्पिटल पहुंचे। सबको कहीं न कहीं चोट लगी थी। डॉक्टर ने सबको चेक किया। राधिका को उन्होंने एडमिट किया और बाकी सबकी चोट पर नर्स को बैंडेज करने के लिए बोला। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।